जी, बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं अनिल जी के पास आऊंगा, फिर हेमंत जी और अरुण जी के पास आऊंगा। उद्योगपति तो एक किस्म से बरसाती कौवे हैं। ये सब जगह एडजस्ट हो जाते हैं साहब। ये मुगलों के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं। ये उससे पहले इब्राहिम लोदी थे, उनके साथ भी एडजस्ट हो गए थे। अंग्रेजों के टाइम में भी ये एडजस्ट हो गए थे, और इतने एडजस्ट हुए थे कि इनको राय बहादुर जैसे कुछ इनामात दिए जाते थे, कि इनको पदवी दी जाती थी राय बहादुर। तो राय बहादुर कौन होते थे? हमें कई बार लगता है कि राय बहादुर चुनी लाल सेठ, राय बहादुर, ये ऐसे फिल्मों में कई बार ऐसे नाम आते थे, आप सुनते हैं। तो राय बहादुर वो होते थे जो दरअसल अंग्रेजों के साथ चलते थे, उनके तलवे चाटते थे, क्योंकि उनको अपना बिजनेस चलाना है। तो ये वो बरसाती कौवे हैं कि सामने कुर्सी में जो भी बैठा होगा इसके तलवे चाटने शुरू कर देंगे। इनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि सामने मोदी जी हैं या मनमोहन सिंह है या कोई और है। दरअसल इनको सिर्फ बिजनेस करना है, इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। 2 दिन पहले गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात समिट स्टार्ट होता है। वहां पे दो अजीब सी एंट्री होती है, दो व्यक्तियों की सर। लोग हैरान हो जाएंगे देखकर। एक, वहां पे जो बड़े लोग आते हैं वो आमंत्रण से आते हैं साहब। वहां पे एक विशेष आमंत्रण था भारत की ओर से कनाडा के राजदूत को। कनाडा के राजदूत को आमंत्रण, जिसके खिलाफ रोज जयशंकर बोलते रहते हैं। और वो वहां पे एक मेन गेस्ट के तौर पर थे, और उनसे कहा गया कि भाई अब आप वाइब्रेंट समिट में। कहता राजनीति चलती रहती है अपनी जगह पे, व्यापार अपनी जगह चलता रहता है। तो कहता कोई व्यापार में रुकावट आई है? कहते नहीं, व्यापार बल्कि और बढ़ गया इन दिनों में। लेकिन एक एंट्री ऐसी थी जिसका आमंत्रण था, जिसपे लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। और उसका कनेक्शन किससे है? निखिल गुप्ता से। वो निखिल गुप्ता जो चेक रिपब्लिक की जेल में बंद है, और उसको एक्स्ट्राडिशन होने जा रहा है अमेरिका, यानी कि प्रत्यार्पण। यहां पे वो व्यक्ति कौन है जिसको आमंत्रित किया गया? चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर सर। और मोदी जी की उनसे 1-to-1 मुलाकात होती है। 1-to-1 मुलाकात होती है। आप अंदाजा लगाइए कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के पीछे, पर्दे के पीछे, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बात की होगी। मैं समझ के चलता हूं कि 80% जो बातचीत होगी वो सिर्फ निखिल गुप्ता के ऊपर होगी, कि क्या किया जाए, इसका आप बचा सकते हैं हमको, क्योंकि वी आर इन द सूप। लेकिन हाँ, राजनीति में पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, और ये मीडिया के मालिक, ज्योतिष पंडित, सर्वे और उद्योगपति ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एटलीस्ट आजाद भारत के लिए तो शर्मनाक है, लज्जाजनक है। अनिल जैन जी। दिनेश जी, एक पुरानी कहावत है कि वीराने गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जी। तो वो तमाम लोग जिनको भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत का सिपाही बनकर के आगे आना चाहिए, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो उद्योगपति हों, और जो दूसरे लोग हैं। और ज्योतिषी भी हर तरह के हैं। जैसा सुनील जी ने कहा, एक ज्योतिषी हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, वो उन ज्योतिषियों में नहीं आते जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक जिसको कहते हैं कि हमारा जो देश का इतिहास अगर आज उठाकर के आज देखेंगे आज दिनेश, सुबह एक फेमस ज्योतिष सर, एक फेमस ज्योतिष आचार्य जयपुर के सर, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूंगा, उनकी सुबह जी भविष्यवाणी जी आई। जी, और एक और गुजरात के भी बड़े फेमस ज्योतिष आचार्य हैं जिनके रोज आते हैं। उन्होंने लिखा है कि फातिया पढ़ लो, अब मालदीव तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। यही ज्योतिषाचार्य आज से 2-3-4 महीने पहले तक कनाडा का फातिया पढ़ रहे थे सर। अब आप भूले नहीं होंगे। तो कनाडा बर्बाद हो गया है, कनाडा को भीख मांगने में मजबूर कर दिया है। अब ये मालदीव को भीख मंगवा रहे हैं, जिसकी पर कैपिटा इनकम $17,500 है, और हमारी $2,300 है। और उनके यहाँ हमारे जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी टोटल कमाई का सिर्फ 25% जो है वो टूरिज्म से आता है, और उसका भी सिर्फ 10% हमारे यहाँ से आता है बस सर। लेकिन फातिया पढ़ा जा रहा है। सॉरी टू इंटरजेक्ट सर। नहीं नहीं नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं कि फातिया पढ़ा जाता है, लेकिन वो पुरानी कहावत है ना कि गिद्धों के क्या कहते हैं, सपना देखने से शेरों की मौत थोड़ी होती है जी। तो अब किसका क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन ये है कि जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कंट्रीज हमारी जो हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो एक तरह से कवर
कवच का काम करते हैं दिनेश जी। अब तिब्बत अगर चला गया मान लीजिए चाइना के कब्जे में, तो उससे भारत का एक बहुत बड़ा जो सुरक्षा कवच था वो कमजोर हो गया। और आज जो है चाइना हमारे जिसको कहते हैं कि सीमा पे आकर के बैठ गया, कभी कहीं घुस रहा है, कभी कहीं घुस रहा है। तो ये कवच का काम करते हैं इस तरह के जो देश होते हैं, चाहे उसमें म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका ये मालदीव हो, और अफगानिस्तान उसमें से एक देश है। तो ये उनको इसलिए हमारे जो पुराने जो नेता थे आजादी के बाद के, उन्होंने इनके साथ इतने अच्छे संबंध बनाए। बहुत संबंध बनाने में आपको पता कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, कितनी बुद्धि लगती है, और इसलिए बनाए कि भारत के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार हो। आज वो एक एक करके वो जो है सुरक्षा कवच जो है वो क्या क्या कहा जाए उसको, टूट रहा है या पिघल रहा है, वो बच नहीं रहा। आज भूटान में चाइना आकर के बैठ गया है, आज नेपाल में चाइना आके बैठ गया है, बांग्लादेश में चाइना घुसा हुआ है, म्यांमार में घुसा हुआ है, श्रीलंका में, मालदीव में, सभी जगह तो है, अफगानिस्तान में भी घुस रहा है आजकल। तो ये जिसको कहते हैं कि एक दूरदृष्टि वाला, जिसको कहते हैं ना स्टेट्समैन, एक चुनावी नेता अलग होता है और एक देश के भविष्य को बनाने वाला नेता जिसको स्टेट्समैन कहते हैं, जो दूरंदेशी होता है, वो नेता अलग होता है हमेशा से। तो जब चुनावी नेता ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, जिन्हें देश के भविष्य की चिंता नहीं है, आज चुनाव जीतना है किसी ना किसी तरह, लोगों को भड़का करके, उनकी भावनाएं भड़का करके, तो ये इसी तरह की चीजें होती है और इसी तरह का नेता आते हैं। और सुनील जी ने ठीक कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उस पर खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप पुराने इतिहास में जाएंगे तो मीर जाफर हुआ हो या जयचंद हुआ हो, उनकी वजह से देश को हजारों साल की गुलामी भी भुगतनी पड़ी है। और फिर हजारों शहीदों ने, लाखों शहीदों ने अपनी शहादत दी, तब जाके देश आजाद हुआ ना, हजारों साल की गुलामी के बाद। आजाद हिंद फौज के 60,000 में से 26,000 सैनिक शहीद हो गए थे, 40%, मोर देन 40% तब। और ऐसे बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने शहादत दी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, तो उनको कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये जो राय बहादुर, साहब बहादुर जो लोग हैं, ये तो देश को बर्बाद करके चले जाते हैं। और कितनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि लोग विदेश में जा रहे हैं, देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। और बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर जो यहाँ जिसको कहते हैं कि सरकारी फीस पे पढ़े 15 रुपए महीने में, वो जाकर के विदेश में बस रहे हैं और अपने आप को ज्यादा देशभक्त, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि हम ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। यहाँ के लोगों को बताते हैं कि आप ये करो, इंडिया तो इतना बड़ा महान देश बन गया है और मोदी जी ने तो ये कर दिया है, और फिर खुद अमेरिका में ही बैठे रहते हैं। तो जो सबको हो रहा है ना, अब किसी व्यक्ति को दिनेश जी विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, और शंकराचार्य जी जैसे जिनको सैकड़ों सालों से ये माना जाता है कि धर्म के बारे में, अब मैं कहूँ कि मैं शंकराचार्य जी से ज्यादा जानता हूं, तो ये तो एक तरह से ना, क्या कहा जाए उसको। अब आजकल जो 2 रुपये के जो ट्रोलर हैं, वो शंकराचार्य को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्हें धर्म का नहीं पता। मतलब सूरज के ऊपर थूकने के बराबर है ये बात। तो ऐसे देश में आप क्या करेंगे। तो जो इस समय चल रहा है, आपने बहुत किया है, एक नेक्सस बन चुका है जिसमें उद्योगपति, और उद्योगपतियों ने सारे मीडिया खरीद लिए। पहले एक जिसको कहते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार होते थे, सुनील जी जैसे, हमारे हेमंत जी जैसे, आप जैसे सब बैठे ही, अरुण जी जैसे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम हो गई। इनको आजकल सरफिरा कहा जाता है। कोई आपको जो है वो देशद्रोही भी बता देगा कि आप देशद्रोही हैं। तो इस तरह का इस समय देश में माहौल है। लेकिन ये है कि इस समय 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है दिनेश जी। एक तरफ संविधान को जो सुरक्षा को लेकर के लोग हैं, और जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो आर्थिक न्याय की बात करते हैं, जो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। और 2 दिन बाद राहुल गांधी इन्हीं न्याय की बात करते हुए 6,700 किलोमीटर की यात्रा भी करने वाले हैं, ताकि लोगों में जो जागृति हो। लोग जो बहक रहे हैं, जिनको अफीम खिला करके बहकाया जा रहा है, उनको मालूम लगे कि ऐसे संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ ना, डेथ बाय द 1000 कट, जो चीनी फार्मूला है कि आदमी को एकदम तलवार से उसकी गर्दन मत काट दो, उसको ब्लेड से उसके कट मारते रहो, उसको ब्लीड कराते रहो, ताकि रक्त स्राव होता रहे और वो धीरे धीरे मरे। और आप देख रहे हैं संविधान में एक एक करके जो परिवर्तन आए हैं, जो लाए जा रहे हैं, वो संविधान को बिल्कुल मारने की साजिश है। और आपने देखा 60-70 साल में इस संविधान की बदौलत, मैं तो देखता हूं
हमसे 3 पीढ़ी पहले जो हमारे दादा थे तो एक गरीब किसान थे, अनपढ़ थे, और हमारे पिताजी जो थे वो फिर फौज में भी गए और फिर बाद में अध्यापक भी बने। तो पिछले 70 साल में इस संविधान के दम पे सबको एक वोट का अधिकार मिला। पहले जिसके हाथ में तलवार थी, ताकत थी, वही राज कर सकता था, कोई पूछता नहीं था बाकियों को। आज गरीब से गरीब और जो हर जाति के आदमी के पास, हर धर्म के आदमी के पास एक वोट का अधिकार है कि आप बताओ किस सरकार किसकी बनेगी। ये बहुत बड़ी ताकत है, हजारों साल तक देश में नहीं हुआ। लेकिन इस सब संविधान को एक तरह से ना खत्म करने की साजिश चल रही है, और डेथ बाय 1000 कट्स जिसको कहते हैं, वो इस समय इस देश में चल रहा है। और वही कहते हैं ना कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो आज का समय तटस्थ रहने का, न्यूट्रल रहने का नहीं है। आजकल तो निकल करके, जैसे आप बात बताते हैं, सामने आने का और डटकर मुकाबला करने का और इन सब बातों का विरोध करने का समय है, वरना हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भुगतना पड़ेगा दिनेश जी। जी।